So let us continue with ray optics. और हमने अभी तक we have seen sign conventions, we have seen plane mirror, we have seen curved mirror, we have seen what is focus, what is principal axis, and so on and so forth. Object कहाँ होगा, image कहाँ बनेगा, image का nature क्या होगा, everything we have seen. If you remember second sign convention, all the distances are measured from the pole of the mirror. But let us say in case if you are measuring distance from the focus, तो उस केस में अगर आपको फोकल लेंथ चाहिए तो इट इज गिवन बाय फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इसको बाय द वे बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला, एंड यू विल फाइंड दिस नेम न्यूटन इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस बिकॉज न्यूटन्स फॉर्मूला ऑप्टिक्स में है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स फॉर्मूला फ्लूइड मैकेनिक्स में भी है, न्यूटन्स फॉर्मूला साउंड में भी है. तो यू विल सी at a lot of places. तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में क्या यूज करना है, यू शुड अंडरस्टैंड. तो न्यूटन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव अ मिरर एंड ऑफ कोर्स यू नाउ नो ये जो मिरर है दिस इज कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसको बाहर से पॉलिश किया है और अंदर का जो सरफेस है वी आर यूजिंग इट फॉर रिफ्लेक्शन. नॉर्मली अगर आपको याद होगा, इन केस ये है फोकल पॉइंट जिसको आप फोकस बोलते हो, पोल और फोकल पॉइंट, फोकस में डिस्टेंस है फोकल लेंथ, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम डिनोट करते हैं u से. इमेज जहां बनेगा इमेज का डिस्टेंस डिनोट करेंगे v से. और मिरर इक्वेशन आपको याद होगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, राइट. तो दिस इज व्हाट यू नो, 1/v प्लस 1/u. तो नॉर्मली जब आपको फोकल लेंथ फाइंड करना है तो यू आर सपोज टू यूज दिस फॉर्मूला एंड रिमेंबर दिस v इमेज डिस्टेंस एंड u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दे आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, राइट, दे आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. बट इन सम केसेस लेट अस से आपके पास एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में आपको बोला है कि जो इमेज फॉर्म हुआ और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था दे आर मेजर्ड फ्रॉम द फोकस. हो सकता है maybe you have an object और उसका डिस्टेंस x1 है, not measured from pole but measured with respect to focus, और जो इसका इमेज बना है the distance is measured with respect to focus, right. So in such cases normally क्या होता है, normally we measure distances with respect to what, pole, right. But here we are measuring distances with respect to फोकस. तो हमको फोकल लेंथ फाइंड करना है. तो इन दिस केस फोकल लेंथ इज अंडर रूट ऑफ x1 into x2. रिमेंबर दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम फोकस एंड नॉट पोल. सो वेयर x1 is object distance measured from focus and x2 is the image distance measured from focus. So this is what you need to know. अब next thing is, अगर आपको याद होगा जब हमने एक वो टेबल बनाया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट लोकेशन, इमेज लोकेशन, नेचर ऑफ इमेज, उसमें वी हैव डिस्कस मैग्निफिकेशन आल्सो. मैग्निफिकेशन वेरी लेस देन 1 मतलब पॉइंट डिमिनिश्ड, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 मतलब डिमिनिश्ड, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 मतलब इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर ऑफ द सेम साइज, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 मतलब मैग्निफाइड इमेज, मैग्निफिकेशन वेरी ग्रेटर देन 1 मतलब हाईली मैग्निफाइड. तो नाउ we will make a table of magnification. और magnification का टेबल बनाने से पहले why table you will understand, क्योंकि हमेशा ऐसा नेसेसरी नहीं है, it is not always compulsory कि आप ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ही रख रहे हो. It is not really always like that. Maybe you can keep object parallel on principal axis, possible है. तो उस केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, maybe instead ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास हमेशा लाइन ऑब्जेक्ट नहीं होगा. जस्ट फॉर एन एग्जांपल,
यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है, इट इज अज्यूम कि ऑब्जेक्ट इज लाइक अ पेन, सिंगल लाइन, बट मिरर में नॉर्मली व्हाट वी डू इज वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो हमेशा ऐसा पेन जैसा ही स्ट्रक्चर होगा, वैसा नहीं है। यू मे कीप अ सरफेस, तो आप एक सरफेस भी रख सकते हो। तो टू डायमेंशनल सरफेस अगर आप रखोगे तो उस टू डायमेंशनल सरफेस का इमेज बनेगा, वो भी टू डायमेंशनल होगा। तो वी विल सी इस केस में मैग्निफिकेशन कितना। तो वी वांट टू डिस्कस थ्री केसेस ऑफ मैग्निफिकेशन। नंबर वन, when the object is kept perpendicular to principal axis. Number two, when the object is kept parallel to principal axis. And number three, when object is not like a straight line but it is like a surface. Good. तो ये तीन केसेस डिस्कस करने से पहले व्हाट यू नीड टू नो इज जनरल बेसिक फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। और आपको पता ही होगा मैग्निफिकेशन हमने डिफाइन कैसे किया था। तो मैग्निफिकेशन m is equal to size of image upon size of object. तो image size upon object size. Magnification m is image size upon object size. तो इतना बेसिक पता होना चाहिए। फिर some books will use I for image size and O for object size. Some will say height of image upon height of object. The notation, it's okay. Notation will vary from book to book. पर ये पता होना चाहिए image size upon object size. And also it turns out to be equal to image distance upon object distance. Right? Good. So let us make a table now. अभी हमको एक table बनाना है. Table of magnification. तो there are three cases as I am telling you. तीन केसेस है। बेसिक फॉर्मूला तो पता ही है आपको। थ्री केसेस। केस नंबर वन, उसको हम बोलते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन। जब आप लैटरल मैग्निफिकेशन की बात करते हो तो लैटरल मतलब फॉर एग्जांपल दिस केस, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? लीनियर ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो लैटरल मैग्निफिकेशन जो होगा वो लीनियर मैग्निफिकेशन का केस है। इट इज जस्ट अ केस ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड एरियल मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का केस पहले देख लेंगे। सो वी विल सी केस ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। और लीनियर मैग्निफिकेशन में एज आई टोल्ड यू, या तो ऑब्जेक्ट को आप प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर रखोगे या फिर आप इसको पैरेलल रखोगे। तो डिपेंडिंग ऑन दैट वेदर यू हैव केप्ट इट पैरेलल और इफ यू हैव केप्ट इट परपेंडिकुलर, तो देयर आर टू मोर केसेस। इफ यू आर कीपिंग ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर तो उसको बोलते हैं हम लोग लैटरल मैग्निफिकेशन। सो इफ फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर रख दिया तो जो मैग्निफिकेशन होगा उसको बोलेंगे लैटरल। तो दिस इज द केस। इसमें जैसे आपने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर रखा है, सो दिस द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस केस बाय द मिरर इज कॉल्ड एज लैटरल मैग्निफिकेशन। सो पॉइंट नंबर वन, ऑब्जेक्ट को कैसे रखा है आपने? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। So in this case, object is kept perpendicular to principal axis, right? दूसरा फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है, इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज इट इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। ये माइनस वी बाय यू क्यों आता है? बिकॉज वेरी वेरी ऑब्वियस। डू यू रिमेंबर? इफ यू रिमेंबर, नॉर्मली आउट ऑफ 6 में से 5 केसेस ऐसे थे, 5 केसेस कौन से? कॉनकेव मिरर के, जिसमें रियल इमेज बनता है। सिर्फ एक केस ऐसा था जिसमें वर्चुअल बनता है, और रियल इमेज नॉर्मली इज इन्वर्टेड नॉर्मली। तो ऑब्जेक्ट साइज जो है ओ, ये तो पॉजिटिव होगा बट आई विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे जो माइनस साइन आया वो यहां से। But just remember this as a formula. So magnification is image size upon object size equal to minus v by u. Just remember this as a formula. I am telling you again and again. अब
So what you have is m equal to minus v by u in short. But if you remember, अगर आपको याद होगा तो 1 upon f equal to 1 by v plus 1 by u. ये मिरर इक्वेशन था. अब एक काम करो, मल्टीप्लाई बाय u, मल्टीप्लाई बाय u. तो u by f equal to u by v plus 1, right? So you will have u by f minus 1 equal to u by v. तो ये आपको मिल जाएगा, this one you will get u minus f upon f equal to u by v. इसको उल्टा करोगे तो v by u is f upon u minus f, u minus f, correct? Or this will be minus v by u is f upon f minus u. और ये नेगेटिव साइन अगर मैं एब्जॉर्ब कर लेता हूं तो दिस विल बिकम एग्जैक्टली, तो ये जो है इट इज बेसिकली u माइनस f, एंड आफ्टर यू एब्जॉर्ब नेगेटिव साइन इट बिकम्स f माइनस u. तो ये आ गया मैग्निफिकेशन का और एक फॉर्मूला. तो इट विल ऑल डिपेंड ऑन आपको क्या दिया है, कौन कौन से पैरामीटर दिए. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपको बोला है फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज केप्ट at a distance of 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. F दिया है, yes. U दिया है, yes. तो डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला. नहीं तो क्या होगा, अगर आप V by U ये फॉर्मूला यूज करोगे, U तो पता है बट V you don't know. तो इफ यू डोंट नो V तो पहले फिर इस इक्वेशन से V फाइंड करो. तो V फाइंड करोगे ना कैसे, 1 by F minus 1 by U, तो वो भी चलेगा, नॉट एन इशू. अगर आपको ये याद रहता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अदरवाइज V नहीं पता, U दिया है, M फाइंड करना है, F भी दिया है, तो पहले यूजिंग मिरर इक्वेशन यू विल हैव टू फाइंड आउट V, और उसके बाद फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा. या तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लो. स्टेप नंबर 2, इफ इन केस आपको फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दिया, तो उस केस में क्या करोगे. ये जो मिरर इक्वेशन था इसको आपने मल्टीप्लाई बाय u किया, अब मल्टीप्लाई बाय v कर लो. तो इफ यू मल्टीप्लाई बाय v, इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय v, तो v बाय f इक्वल टू v बाय v इज 1 प्लस v बाय u, राइट. तो ये आएगा v बाय f माइनस 1 इक्वल टू v बाय u. मतलब ये बन जाएगा v माइनस f बाय f इक्वल टू v बाय u. तो मैग्निफिकेशन इज माइनस v बाय u, तो माइनस तो यहाँ पे माइनस, और ये माइनस अंदर जाएगा तो f माइनस v बाय f. दिस इज व्हाट यू विल गेट. तो दिस इज अनदर फॉर्म, f माइनस v बाय f. एक ही चीज, सेम फॉर्मूला, डिफरेंट फॉर्म्स. तो दिस इज व्हाट यू कैन डू. ये हो गया केस ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन. गुड. नाउ लेट अस टॉक अबाउट लैटरल, सॉरी लीनियर में लैटरल हो गया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन. तो लैटरल मतलब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऑब्जेक्ट इज केप्ट पैरेलल. तो इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज केप्ट पैरेलल, ऑब्जेक्ट इज केप्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट. तो very simple case again. What you will do here is, ऑब्जेक्ट को आप ऐसा रखोगे, जस्ट इंस्टेड ऑफ कीपिंग परपेंडिकुलर यू विल कीप इट पैरेलल. मैं थोड़ा सा इसको थिक बता रहा हूं बट डोंट टेक इट अदरवाइज. ये जो है ये 2 डायमेंशनल नहीं है, ये 1 डायमेंशनल लाइन ही है. आई एम जस्ट शोइंग इट थोड़ा सा थिक बिकॉज आई वांट टू टेल यू दैट ऐसे केसेस में when you have object something like this, give me a minute, when you have a object like this, अब in such cases हम इसको सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रीट करने की जगह पे हम इसको 2 ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं. हम बोलते हैं कि ये पहला ऑब्जेक्ट होगा which is let us say kept here, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है. मतलब ये जो सिंगल ऑब्जेक्ट के 2 एंड्स है, इसको हमने 2 ऑब्जेक्ट मान लिया. फिर हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली
पहले ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा u1, दूसरे ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा u2, फिर इन दोनों ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, पहले ऑब्जेक्ट का इमेज डिस्टेंस होगा v1, दूसरे का होगा v2. तो इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग दिस एज सिंगल ऑब्जेक्ट यू ट्रीट इट लाइक टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. तो इतना याद रखना. तो छोटे छोटे चेंजेस होंगे यहाँ पे, वेरी स्मॉल. मैग्निफिकेशन इज स्टिल इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज स्टिल माइनस v by u. सिर्फ यहाँ पे अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आपने इसको दो ऑब्जेक्ट ट्रीट कर दिया, तो दो ऑब्जेक्ट के आपके पास बनेंगे दो इमेजेस. तो यहाँ पे डायरेक्ट v by u नहीं लिखेंगे हम, वी विल राइट डाउन v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1. राइट. तो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं वो समझ लो. था एक ही ऑब्जेक्ट, लेकिन वो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर होने की जगह पे पैरेलल था. तो पैरेलल था तो उस केस में क्या होगा, सी आई विल जस्ट क्विकली ड्रॉ डायग्राम हियर. तो एक आपके पास मिरर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. पहला केस वाज एक्सट्रीमली सिंपल. इफ यू हैव ऑब्जेक्ट केप्ट परपेंडिकुलर तो इसका इमेज भी बनेगा परपेंडिकुलर. बट व्हेन यू हैव ऑब्जेक्ट केप्ट पैरेलल, when you have object which is kept parallel, तो इसका जो इमेज बनता है, इसका इमेज बनता है वो भी पैरेलल. राइट. तो what we have done here is, इसको हमने पहला ऑब्जेक्ट मान लिया, दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज भी बनेगा. राइट. सेकेंड ऑब्जेक्ट मतलब सेकेंड एंड विल मेक वन मोर इमेज. तो सिंपल सी चीज है. मैग्निफिकेशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज या तो इलोंगेटेड होगा या तो कंप्रेस्ड होगा. तो v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, दिस इज व्हाट यू विल गेट. नाउ इमेजिन कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये बहुत छोटा है. इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्मॉल, लेट्स से, तो इमेज फॉर्म विल आल्सो बी वेरी वेरी स्मॉल. इट इज assumed कि इमेज भी बहुत छोटा बनेगा. गुड. तो इन दैट केस व्हाट यू कैन राइट इज माइनस dv. v2 माइनस v1 becomes dv. क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है साइज में तो इट इज लाइक कि इस ऑब्जेक्ट के दोनों एंड्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. तो माइनस dv और ये आ जाएगा माइनस du. तो माइनस dv by du, दिस इज व्हाट यू विल गेट. नाउ अगेन सेम थिंग. If the object is very small in size, तो it is like दोनों के दोनों ends एक ही डिस्टेंस पे है, more or less. अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो बहुत स्मॉल है साइज में, तो थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ाओ, क्योंकि यू विल नीड दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. अगर आपके पास ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, बहुत छोटा होने का मतलब ये होता है कि मोर और लेस पहला एंड और दूसरा एंड दे आर रफली रफली एट द सेम डिस्टेंस. कहां से? पोल से. राइट. और इसका जो इमेज बनेगा, इसका जो इमेज बनने वाला है वो भी बहुत छोटा होगा. इसका मतलब पहले ऑब्जेक्ट का इमेज और दूसरे ऑब्जेक्ट का इमेज इज रफली रफली एट द सेम डिस्टेंस. तो उस केस में you will get this as minus v square by u square. क्यों v square by u square? क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का v by u और दूसरे ऑब्जेक्ट का भी v by u, तो माइनस v by u का स्क्वायर. राइट. सिंपल. नाउ बट यू सी, ये v by u आपने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है. डिड यू नॉट फाइंड आउट व्हाट इज? राइट. यस. और वन मोर थिंग, यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट का माइनस v by u, दूसरे ऑब्जेक्ट का भी माइनस v by u, तो माइनस और माइनस प्लस. गुड. और v by u ऑलरेडी यू हैव फाउंड व्हिच इज f अपॉन f माइनस u. तो दिस विल बिकम f अपॉन f माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू f माइनस v अपॉन f का स्क्वायर. दिस इज व्हाट यू विल गेट. गुड. तो सेम ही चीज है, सिर्फ एक की जगह पे दो ऑब्जेक्ट्स है. दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव. सो नाउ लेट्स मूव टू केस ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन और सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन.
Now in the second case what you have is आपके पास एक ऑब्जेक्ट है which is not no more in the form of a straight line but it is in the form of a area. तो उस केस में एरियल मैग्निफिकेशन होगा and then it is pretty simple case. तो let us imagine हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इन द फॉर्म ऑफ एरिया. मैं एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ नहीं करने वाला हूं, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड. लेट्स से रेक्टेंगल है, एक साइड ए है एक साइड बी है. इसका जो इमेज बनेगा, लेट्स टेक इट लाइक दिस. इसका एक इमेज बना, ओके. मे बी यू गेट अ मैग्निफाइड इमेज, मे बी, मे नॉट बी. हो सकता है डिमिनिश भी मिले, फाइन. हो सकता है मैग्निफाइड मिले, इट्स आल्सो ओके. तो यू विल हैव सच एन इमेज. तो ये जो ए साइड है इसका मैग्निफाइड साइड आएगा ए डैश, और जो बी साइड है उसका मैग्निफाइड साइड आएगा बी डैश, राइट. मतलब ये ए डैश क्या हो गया, इमेज हो गया. किसका इमेज हो गया, ए का. और बी डैश क्या हो गया, इमेज किसका, बी का. डू यू सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला ओवर हियर, मैग्निफिकेशन m is image size upon object size. तो इमेज साइज इज m इंटू o. तो यहां पे भी लिख सकते हो a डैश को m इंटू a, है ना. m मतलब मैग्निफिकेशन, a मतलब साइड का लेंथ, और ये लिख सकते हो m इंटू b. तो हमने क्या किया, हमारे पास एक एरिया था, हम एरिया का इमेज देख रहे हैं, और एरिया का जो इमेज है बेसिकली इट मे बी मैग्निफाइड, इट मे बी डिमिनिश्ड. वो m की वैल्यू बता देगी. अगर m की वैल्यू लेस देन 1 हुआ तो डिमिनिश्ड, m का वैल्यू इक्वल टू 1 हुआ तो सेम साइज, m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो मैग्निफाइड. तो यहाँ पे जो मैंने इमेज ड्रॉ किया है, मैंने मैग्निफाइड ड्रॉ किया है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ऐसा हो सकता है. तो यू मे गेट दिस. तो अब ये जो एरिया था, स्क्वायर था, रेक्टेंगल था, जो भी था, रेक्टेंगल था, हमने इसके एक साइड को एक ऑब्जेक्ट मान लिया और दूसरे साइड को दूसरा ऑब्जेक्ट मान लिया. तो ए साइड का मैग्निफाइड इमेज होगा एम ए, और बी साइड का मैग्निफाइड इमेज होगा एम बी, राइट. और जैसे आपने यहाँ डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज. तो यहाँ पे भी वही बेसिक फॉर्मूला लगेगा. Exactly the same formula you will be using, exactly same. Image size upon object size. लेकिन यहाँ पे size मतलब क्या है, एरिया है. तो in this case you will say magnification m is image area upon object area. What is image area? ma into mb, मतलब a dash into b डैश, और ऑब्जेक्ट एरिया इज ए बी. ये हो गया एम ए इंटू एम बी अपॉन ए इंटू बी. ए बी कैंसल, तो आपको मिल जाएगा एम स्क्वायर. तो इन केस ऑफ, मुझे पता है एक साइड पे एम, दूसरी साइड पे एम स्क्वायर, नोटेशन चेंज कर देते हैं, थोड़ा करना तो पड़ेगा. तो आई विल कॉल दिस एज एरियल मैग्निफिकेशन, एम ए. तो एरियल मैग्निफिकेशन इज स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, इट इज स्क्वायर ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, सिंपल. तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीफाई क्या हो रहा था, एरिया हो रहा था. और एरिया को हमने कैसे ट्रीट किया, वी हैव ट्रीटेड इट लाइक टू ऑब्जेक्ट्स. ए का मैग्नीफाइड इमेज इज एम ए, बी का मैग्नीफाइड इमेज इज एम बी. सो मैग्निफिकेशन ऑफ एरिया is image area upon object area. तो a dash b dash upon ab, but a dash is ma and b dash is mb. a और b cancel, तो m square मिल जाएगा आपको. This is what you are going to get. यहाँ तक clear? तो formulas importantly you should remember, always remember. अगर आपके पास linear object है, linear मतलब one dimensional, like a line, like a pen, like a pencil, right? In that case there are two orientations. या तो आप प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर रखो. अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर रखते हो तो उस केस में सीधा सीधा ये आता है माइनस वी बाई यू, या फिर ये आता है एफ अपॉन एफ माइनस यू, या तो ये आता है एफ माइनस वी बाय एफ. गुड. अगर आप, इफ यू आर कीपिंग, लेट अस से
object parallel to principal axis, तो in that case you will get v by u square, क्योंकि यहाँ पे when you keep an object parallel to principal axis you are treating them as two different objects, not single but two different, one object placed at one end of the object and other at the other end. तो ये आपको मिल जाएगा f अपॉन f माइनस यू का स्क्वायर और f माइनस v बाय f का स्क्वायर. So this is how you get it. Our aerial magnification is just square of linear magnification. मतलब ultimately यही सब मिलेगा वापस, v by u square f upon f minus u का square f minus v by f का square. Good. Then let's move to next part. तो as I told you in the last session, थोड़ा सा पिक्चर को क्लियर रखो दिमाग में. ऑप्टिक्स के दो पार्ट, रे एंड वेव. वेव ऑप्टिक्स डील्स विथ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम बाद में ही देखेंगे. वी विल टॉक अबाउट दैट इन 12th. उसमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, अदर कॉन्सेप्ट आते हैं. रे ऑप्टिक्स में यू टॉक अबाउट ओनली डायरेक्शन ऑफ रे, और रे ऑप्टिक्स में, जिसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हो, उसमें दो पार्ट आते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन में वापस से दो पार्ट आते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर में वापस दो पार्ट आते हैं, दो सब पार्ट्स, सब टाइप्स, concave and convex. So we have studied plane mirror, image formation by plane mirror. We have studied spherical mirrors in detail, right? Now it is time for us to move towards refraction. Refraction में तीन टाइप आते हैं. एक refraction at a plane surface, एक refraction at a single curve surface, एक refraction at double curve surface. That is nothing but lens. So now let us start with refraction of light. And we'll start with refraction of light at a plane surface. Refraction of light at a plane surface. And of course, वापस से, in this case, you have two different situations. एक light traveling from rarer to denser medium, and other one light traveling from denser to rarer medium. तो दो cases discuss कर लेंगे हम लोग. We'll see. Let us say this is glass slab, or there is a ray of light which is traveling from vacuum or air, और यहाँ पे अब मीडियम चेंज होगा. रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, यहाँ पे अब मीडियम चेंज होगा. और आप क्या करते हो, एंगल मेजर करने के लिए हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करते हो. तो यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट, एंड देन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो फिर ये जो नॉर्मल ड्रॉ किया है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं. देन whenever light changes medium, depending on if the light is traveling from rarer to denser, it will bend towards normal. It will bend towards normal, which is something like this. So it is going to bend towards normal. ऐसा जाएगा वो, more or less like this. और ये जो एंगल है इसको बोलते हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. गुड. इन केस, जस्ट इन केस, अगर ये स्लैब नहीं होता, इमेजिन कि ये स्लैब नहीं होता, अगर ये स्लैब नहीं होता तो रे कैसे जाता, ये सीधा जाता, तो रे सीधा ट्रैवल करता. लेकिन स्लैब होने की वजह से रे क्या हुआ, बेंड हुआ, राइट, करेक्ट, मतलब डिफ्लेक्ट हुआ, है ना, डेविएट हुआ. तो ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड द ओरिजिनल डायरेक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा. by how much angle the ray is deviating with respect to original direction, so that is delta. Good. So now as you can see and as you know, you must know, अगर ये एंगल I है तो नीचे का पूरा एंगल I आएगा. अल्टरनेट एंगल्स, है ना, अल्टरनेट बोलते हैं ना इसको, वर्टिकली अपोजिट. वेरी गुड, जाग रहे हो, गुड. तो I इक्वल टू R प्लस डेल्टा. So from here you get delta equal to I minus R. ये हो गया पहला केस. First case is ray of light traveling from denser to rarer to denser. Good. So rarer to denser. I will keep doing this because I want to keep checking if you are paying attention or not. Then दूसरा case, denser to rarer. You have a ray of light which is traveling from denser to rarer. For example,
मैं यही स्लैब ले लेता हूं. फॉर एग्जाम्पल लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर. तो सबसे पहले we'll draw a normal. Let's draw a normal and the ray is going something like this, away from normal. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये सेम मीडियम होता, मतलब थ्रू आउट ग्लास 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 होता, तो रे सीधा सीधा ट्रेवल करता. बट दिस इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग, तो इट विल बेंड, राइट, अवे फ्रॉम नॉर्मल दिस टाइम, क्योंकि इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और यहां से यहां तक ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R. कहां से? नॉर्मल से. कहां तक? रिफ्रैक्टेड बीम तक. तो दिस इज व्हाट यू हैव. देन एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा ओरिजिनल डायरेक्शन और रिफ्रैक्टेड में मेजर होता है, राइट. एंगल ऑफ डेविएशन always is measured between original direction and refracted beam. And if you see, ये I है तो ये एंगल भी I आएगा, वर्टिकली अपोजिट. तो एज यू कैन सी I प्लस डेल्टा इज इक्वल टू R. तो यहाँ पे आपको मिलेगा I प्लस डेल्टा इक्वल टू R. I प्लस डेल्टा इक्वल टू R. तो इन दिस केस डेल्टा विल बी R माइनस I. यहाँ पे डेल्टा इज I माइनस R. एंगल ऑफ डेविएशन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड देयर यू हैव एंगल ऑफ डेविएशन एज रिफ्रैक्शन माइनस इंसिडेंस. वो तो ऑब्वियस भी था कि ऑब्वियस था. इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे रे इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल. तो बड़े से छोटा माइनस करोगे, सिंपल, राइट. और यहाँ पे उल्टा ही होगा, बिकॉज बेंड रे इज बेंडिंग अवे, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इंसिडेंस. तो फिर इन दैट केस यू विल सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम अ बिगर नंबर, मतलब R माइनस I. तो I have told you this time, but I want you to immediately recall this. Denser to rarer, R minus I. Rarer to denser, I minus R. Good. Now, what happens is, there is of course a question कि light bend हुआ ही क्यों? Light bend हुआ ही. Why is light bending when it is changing medium? I know, but why is light bending when it changes medium? That is the question. Why it should happen? Because of speed. So whenever light changes medium, उसका speed change होता है. Frequency remains the same, right? Frequency never changes. What is changing is speed. तो इसका मतलब हमें एक पैरामीटर चाहिए जो हमको इंफॉर्मेशन देगा about speed of light in a given medium. We want to have a parameter which will give us information about what is the speed of light in a given medium. उसको हम बोलते हैं refractive index. So now we are supposed to know equations of refractive index. refractive index में दो टाइप. पहला टाइप है, उसको बोलते हो absolute refractive index. Absolute refractive index. Absolute refractive index is when जो मीडियम आप ले रहे हो उसके सराउंडिंग में वैक्यूम या एयर है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपके पास ग्लास स्लैब है, आपने पानी के अंदर रख दिया, सराउंडिंग मीडियम एयर है क्या? नहीं. तो इन दैट केस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, राइट. उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो यहाँ पे you have number one absolute refractive index, मतलब refractive index of a medium measured with respect to air or vacuum. So refractive index Ri of a medium measured with respect to air or vacuum. And it is defined as, you must be knowing, it is defined as speed of light in air to that of medium. Light का speed air में कितना, मतलब surrounding medium में कितना, divided by उस medium में कितना.
अब ये जो फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूला से या तो स्पीड फाइंड कर सकते हो, गिवन बोला होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज 1.5, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो c अपॉन म्यू, c तो कांस्टेंट ही है ना, कितना 3 × 10⁸ या आपको स्पीड दिया होगा इन मीडियम और आपसे पूछा होगा व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ईदर ऑफ द टू केसेस, राइट, सिंपल है। अब फॉर एग्जांपल, नाउ इफ आई हैव a glass slab kept inside water, inside oil, inside petrol, so surrounding medium can be different other than air or vacuum, उसको हम बोलते हैं relative refractive index. So refractive index of material measured with respect to some other material surrounding, some other surrounding. Normally हम water लेते हैं normally, okay? जैसे relative density, specific gravity याद है क्या? Density of a material measured with respect to water, right? वैसे normally यहाँ पे relative refractive index मतलब refractive index of a material measured with respect to water normally, जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, बट यू जस्ट नीड टू नो, सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये नोटेशन है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब मीडियम 2 कौन सा, मीडियम 1 कौन सा, उसके लिए हमने ही रूल बनाना। मीडियम 1 वो मीडियम है जहां पे लाइट इनिशियली ट्रेवल कर रहा था, मीडियम 2 वो मीडियम है जब लाइट इंटरफेस पे आएगा, मतलब सरफेस पे आएगा, सरफेस विच इज सेपरेटिंग टू मीडियम, फिर बाद में डायरेक्शन चेंज करेगा। तो मीडियम 2 इज द मीडियम इन विच लाइट इज एंटरिंग एंड मीडियम 1 इज द मीडियम फ्रॉम विच द लाइट इज एंटरिंग, राइट। तो ये आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज μ2 बाय μ1। कुछ बुक्स में इसको ऐसा भी लिखते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बुक्स में इन दोनों को भी ऊपर लिखते हैं, ओके डन। कुछ बुक में इसको ऐसा और इसको नीचे लिखते हैं, सो दे आल्सो पुट इट लाइक दिस, मे बी फाइन, बट आई विल स्टिक टू द मोस्ट यूज्ड नोटेशन व्हिच इज लाइक दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, μ2 बाय μ1। बट वेट अ मिनट, अभी आपने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, c by v, so it is c by v2। एग्जाम्पल, ग्लास इनसाइड वाटर, राइट, तो ग्लास इनसाइड वाटर, so let me take just to explain you, we have water, then you have a glass slab, let's take a glass slab, मान लो ये ग्लास स्लैब है, अब imagine this is a glass slab। तो अब the idea here is कि ऐसा है, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो एक काम करो, मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लो, मतलब इमेजिन मीडियम 2 इज केप्ट इन एयर एंड आल्सो इमेजिन मीडियम 1 इज आल्सो केप्ट इन एयर, मतलब बेसिकली तो आइडिया इज कि इसको अलग से रख दो और इसको भी अलग से रख दो, दोनों को, तो टेक बोथ ऑफ देम एंड कीप देम separate and separate, so find out what is the absolute refractive index in each case। क्या आएगा, μ2 will be c by v2, μ1 will be c by v1, so that is what we are doing, c by v1, cancel and cancel, so you will get refractive index of medium 2 with respect to 1 as v1 by v2, right, this is what you should get। or but speed is, what is speed, frequency into wavelength, right, तो यहां लिखोगे n1 lambda 1 upon n2 lambda 2, बट मैंने अभी भी बताया कि फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होता, तो फ्रीक्वेंसी इज सेम मतलब कैंसल, तो आपको मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आल्सो lambda 1 by lambda 2, तो दिस इज व्हाट यू हैव। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to 1 is μ2 by μ1, that is basically v1 by v2 or lambda 1 by lambda 2, so this is what you have, so this is called as relative refractive index। clear yahan tak? Good, then the next thing that we want to see is Snell's law।
स्नेल्स लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है स्नेल्स लॉ. देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एज यू नो. एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको बताता है इंसिडेंट रे, refracted ray and normal drawn at the point of incidence are in the same plane. और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको बताता है, क्या बताता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे आर रिलेटेड बाय अ फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला इज गिवन बाय स्नेल्स लॉ. और वो फॉर्मूला ऐसा है, इफ यू जस्ट रेफर टू दिस डायग्राम, सिंपल. और याद रखना, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई यूज सम स्पेसिफिक रूल्स. जैसे कि किसी भी मीडियम से लाइट ट्रेवल कर रहा है तो मैं उसको हमेशा मीडियम 1 बोलूंगा, और जिस मीडियम में जा रहा है उसको मैं मीडियम 2 बोलूंगा. तो याद रखने के लिए स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इनटू साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 1. कौन सा एंगल है मीडियम 1 में? आई, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ऑफ मीडियम 2, refractive index of medium 2 into sine of angle in medium 2. What is the angle here? R. तो ये हो गया Snell's law. That's it. बाकी बुक्स में कैसा दिया है, I don't care. I will be using this notation. तो you need to know this notation very well. तो मैं ऐसा ही यूज करूंगा उसको, क्योंकि some books they don't even say mu1 mu2, वो ऐसे लिख देते हैं mu equal to sin I by sin R. ये सही है, बट ये स्पेशल केस है. कौन सा स्पेशल केस है? पहला मीडियम आपने एयर या वैक्यूम लिया, क्योंकि अगर आप पहला मीडियम एयर या वैक्यूम लोगे तो एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, तो इसको नहीं लिखेंगे. अब क्योंकि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन गया 1, तो दूसरे मीडियम को म्यू2 लिखना ही क्यों है, फिर एक ही तो बचा, तो म्यू लिखेंगे. फिर इसको कर देंगे यहां से उठा के यहाँ पे डिवाइड, तो आ गया म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, राइट. But that is a very, very specific case in which medium 1 is always either air or vacuum. So that is why I don't prefer using this notation. Remember it like this: refractive index of medium 1 into sine of angle in medium 1 equal to refractive index of medium 2 into sine of angle in medium 2. So this is what you have. और इससे भी शॉर्टकट करना है, वो भी है. इसको θ1 बोल दो, इसको θ2 बोल दो, फिर आप लिखोगे μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2, और एक मीडियम होता नीचे तो इक्वल टू μ3 sin θ3, उसके नीचे और एक मीडियम होता तो इक्वल टू μ4 sin θ4. तो ऐसा चलते जाएगा. अगर ऐसा चलते जाएगा तो उसका एक शॉर्टकट तरीका है, फिर यू कैन जस्ट राइट डाउन directly you can write down mu sin theta equal to a constant. So this is even simpler. अगर ऐसा करोगे तो और आसान है. mu into sin theta, तो समझ में आ गया किसका mu? जिस मीडियम में रे ट्रेवल कर रहा है उसका mu. किसका थीटा? जिस मीडियम में रे ट्रेवल कर रहा है वहां पे जो एंगल बनेगा वो थीटा. So this is how you are supposed to remember. So this is what I will suggest you to remember. ऐसे अगर 15 मीडियम भी रख दिए तो फिर क्या फर्क पड़ता है? μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2 इक्वल टू μ3 sin θ3, चलता जाएगा. गुड. देन नेक्स्ट टॉपिक इज ओरल प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. आई विल नॉट स्पेंड टाइम इन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. सिर्फ बताना है इसलिए बता रहा हूँ, वैसे इट्स नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट और आपको पता ही होगा. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, सी व्हाट इज हैपनिंग. You need to just understand this. बहुत सिंपल है. मान लो सबसे पहले हमारे पास एक इंटरफेस है. इंटरफेस इज अ सरफेस विच सेपरेट्स द टू मीडिया. दो मीडियम को सेपरेट करने वाला एक सरफेस है. देन यू हैव, लेट अस से मैं नॉर्मल पहले से ड्रॉ करके रखता हूँ. देन यू हैव रे कमिंग फ्रॉम मीडियम 1 गोइंग इनटू मीडियम 2. इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, सो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल I और R, राइट. अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपको यह बताता है कि अगर उल्टा होता, मतलब अगर डेंसर से रेयर में जाता, तो पाथ ट्रेस्ड बाय द रे विल एग्जैक्टली बी द सेम. दैट्स इट. सो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी टेल्स यू दैट द पाथ ट्रैवर्स्ड बाय
ray of light in opposite direction is exactly the same as in forward direction. That's it. सिर्फ होगा क्या, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा. That's it. Done. Then continuing with this, थोड़ा मैंने यहाँ पे गलत किया है, जो नहीं करना चाहिए था, और ओके एनीवेज. तो अब इसको करेक्ट कर देते हैं. सो दिस इज द करेक्ट थिंग. गुड, क्योंकि मैंने इसको दिखा दिया डायरेक्ट नीचे बाहर आ रहा है विदाउट रिफ्रैक्टिंग सेकेंड टाइम. देयर आर जितनी बार लाइट रे मीडियम को सेपरेट करने का सरफेस एनकाउंटर करेगा, जितनी बार ऐसा सरफेस आएगा जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, उतनी बार रिफ्रैक्शन होगा. तो अब डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू टाइप्स ऑफ शिफ्ट्स, उसमें लैटरल शिफ्ट एंड नॉर्मल शिफ्ट. तो लैटरल शिफ्ट क्या है समझ लेते हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट लैटरल शिफ्ट. Lateral shift, and as far as your state board syllabus is concerned, स्टेट बोर्ड 11th वालों के लिए खासकर, उसमें सिर्फ लैटरल शिफ्ट ही डिस्कस किया है. वो भी सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस किया है कि हाँ ये फॉर्मूला है, हमने डिराइव किया था. यू विल फाइंड दैट इन नोट्स, इट इज गिवन टू यू प्रॉपर डेरिवेशन, एंड नॉर्मल शिफ्ट इज नॉट देयर, तो याद रखना. नाउ यू हैव अ सरफेस इंटरफेस which basically separates two media, ऊपर एयर नीचे भी एयर. तो what you will have is, if the ray of light is coming, और अगर ये सरफेस होता ही नहीं तो ये सीधा सीधा जाता, राइट. बट सरफेस है, मतलब मीडियम चेंज हो रहा है, तो पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लूंगा. एंड नॉट व्हाट यू नो, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, राइट. तो थोड़ा सा इसका स्लोप बढ़ा देते हैं because I want to show something. So this is how it must have went. ऐसा जाएगा अगर in case, just in case there is no medium, the ray will go directly straight. But because there is a medium, तो यहाँ पे होगा refraction, and light is going from rarer to denser, it will bend towards normal. और वापस से तो पहला सरफेस था x y, दूसरा आया x डैश y डैश. तो यहाँ पे वापस एक बार इंटरफेस है, and as you know, now the ray is traveling from denser to rarer, it will bend away from normal, so it will bend something like this, away from normal. So overall what you notice here is, what you see is emergent ray, इसको आप बोलते हो emergent ray, और ये था इंसिडेंट रे. emergent ray is parallel to the incident ray, right. तो जितना ये शिफ्ट प्रोड्यूस हुआ उसको हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट. और अगर आपको लैटरल शिफ्ट फाइंड करना है तो सेकेंड सरफेस पे जहां पे लाइट इंसिडेंट हुआ वहां से ओरिजिनल डायरेक्शन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, क्योंकि लैटरल शिफ्ट इज द मिनिमम डिस्टेंस बेसिकली, क्योंकि पैरेलल है. तो पैरेलल है तो क्या लोगे, मिनिमम डिस्टेंस. तो हाउ मच इज द मिनिमम डिस्टेंस बाय विच द एमर्जेंट रे इज शिफ्टिंग, डेविएटिंग. तो मिनिमम डिस्टेंस बोल दिया तो यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर. तो रिमेंबर दिस, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे दे आर पैरेलल टू ईच अदर. वाई पैरेलल, क्योंकि बीच में ग्लास स्लैब आ गया या कुछ एक मटेरियल आ गया बीच में. तो बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल द रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड ट्वाइस, पहले एक्स वाई पे और फिर एक्स डैश वाई डैश पे. तो ये डबल रिफ्रैक्शन, दो बार रिफ्रैक्शन होने की वजह से एमर्जेंट रे इज नाउ गोइंग पैरेलल टू द इंसिडेंट, राइट. तो ये जो लैटरल शिफ्ट है इसको नॉर्मली हम डिनोट करते हैं डी से. सो वी नॉर्मली कॉल इट एज डी. दिस is given by a formula and we're not going to derivation now. If you want to see how to derive, I will give you hints and then you can do it by yourself. So first of all, ये है angle of incidence I, this is angle of refraction R. Good. Now this is D. अगर आपको याद होगा sec, याद है नहीं, sec R, या कुछ कुछ बुक्स में 1/cos r लिखते हैं, एक ही बात है.
1 upon cos is nothing but sec, right? Sine of I minus r, so it is sine of angle of incidence minus angle of refraction, मतलब basically it is delta angle of deviation. और delta I minus r क्यों लिखा? क्योंकि angle of incidence is greater than refraction. Good. तो it is sin delta upon cos r, right? पर ये तो डिस्टेंस है, ये कहाँ डिस्टेंस है? ये तो नंबर अपॉन नंबर. तो इनटू थिकनेस ऑफ द स्लैब, वेयर दिस इज नथिंग बट थिकनेस t ऑफ द स्लैब. तो बन गया डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस, करेक्ट, राइट? तो सम बुक्स विल राइट डाउन लाइक दिस, सम बुक्स विल से ओके इट इज t sec r sin of I minus r. तो दिस इज लैटरल शिफ्ट. गुड, यहां तक क्लियर? दिस इज लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला. इसमें sec r होता है, दैट इज 1 अपॉन cos r. अगर आपको sec r नहीं याद रहता है तो 1 अपॉन cos r याद रखो, और ऊपर साइन ऑफ डेल्टा, वेयर डेल्टा इज I माइनस r. गुड. अब इसको डिराइव कैसे करते हैं? आई जस्ट गिव यू अ हिंट, बाकी आप खुद करोगे. तो द थिंग इज, यहाँ पे दो ट्राइंगल है, दो राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, और उन दो राइट एंगल्ड ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कॉमन है. इफ यू लुक, ये हो गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसको नाम दे देता हूँ. let us give it some name. Let us say this is n, some name, I don't care. Let us say इसको बोल देते हैं, इसको बोल देता हूँ O, इसको A बोल देता हूँ, इसको M बोल देता हूँ. Let us call this as n. So you have two right angle triangles with common hypotenuse, OAM and OMN. इन दोनों का यूज करना है आपको, and you will find out lateral shift. क्यों ऐसा? lateral shift कौन से ट्राइंगल में है? OMN. वो तो यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे आएगा, राइट? तो वो यूज करना पड़ेगा, और वो यूज किए बिना ये सॉल्व नहीं होने वाला. तो यू हैव टू यूज दिस टू ट्राइंगल्स एंड डिराइव दिस इक्वेशन फॉर योरसेल्फ. वेरी सिंपल. और उसमें से भी एक साइड आपको पता ही है, OA. व्हाट इज OA? थिकनेस, राइट? तो यू कैन यूज दिस टू ट्राइंगल्स एंड गेट दिस इक्वेशन. देन and of course in revision classes it is not possible to derive everything. तो I hope you understand कि थोड़ा बहुत आपको पिछले लेक्चर्स देख के करना चाहिए. नॉर्मल शिफ्ट, normal shift. Now in case of normal shift what you have is, the idea here is कि आपके पास एक slab है. Now the slab is oriented in a different way. Now imagine, मैं एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, जस्ट रेफरेंस लाइन, एक रेफरेंस लाइन है. इमेजिन आपके पास रेज है विच आर कमिंग फ्रॉम सम ऑब्जेक्ट, ओके, और दे आर कन्वर्जिंग रेज. तो अगर ये स्लैब नहीं होता, अगर ये स्लैब मिसिंग होता, तो वो रेज जो है वो सीधा आके एक पॉइंट पे, O पॉइंट पे इमेज बना देते, तो आपको इमेज मिलता O पे, राइट? बट दिस इज नॉट द केस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देयर इज अ स्लैब, some material, some medium. तो in this case what happens here at the surface? क्योंकि यहाँ पे भी दो बार रिफ्रैक्शन होगा ना, यहाँ भी दो बार रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे हम पहले एक बार नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. गुड. व्हाट इज हैपनिंग? रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर. वेरी गुड. और जब रे रेयर से डेंसर जाता है, व्हाट हैपेंस इज इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. ओके, गुड. So it bends towards normal. मतलब ये जो ray of light है, it is bending towards, ये towards नहीं है, ये away है. Towards is over here. Good. So it is bending towards normal. So it is bending towards normal, मतलब it is going something like this. तो थोड़ा differentiate करने के लिए I'll use some different color. So it is bending towards. So at this point, at the point of incidence, just a minute. Good. So at the point of incidence it is bending towards normal, so it is going something like this. So यहाँ पे भी it is going something like this, towards normal. तो XY सरफेस का तो हो गया. अब जो दूसरा सरफेस है X डैश Y डैश, यहाँ पे क्या हो रहा है? Light is bending away from normal. तो यहाँ पे because it is traveling from denser to rarer, when it travels from denser to rarer,
what happens is away from normal. तो अभी away from normal मतलब कैसा होगा, imagine कर लो. away from normal, मतलब it will go something like this. हाँ नहीं बराबर है, करेक्ट है, राइट, दैट इज राइट. थोड़ा वो मैग्नीफाई करके देखोगे समझेगा अवे जा रहा है, डोंट वरी, राइट, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट you really want to understand. What I am saying is मैं हटा दूंगा सर, I'll just show you final image what is happening. So ultimately what is happening is I am going to remove everything as I told you. सिर्फ जो काम का है वो रखेंगे. yes, तो ultimately what is happening कि जो इमेज O पे बनना चाहिए था वो हो गया शिफ्ट, और जो इमेज O पे बनना चाहिए था अब वो बन रहा है O डैश पे, बिकॉज ऑफ 2 times रिफ्रैक्शन. ओके, तो ये जो शिफ्ट हुआ इन द लोकेशन ऑफ इमेज X, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल शिफ्ट. गुड. तो ये नॉर्मल शिफ्ट इट इज गिवन बाय x इक्वल टू 1 minus 1 by mu into t, where t is the thickness of the slab and mu is the refractive index of the slab. Good. तो सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखना है. लैटरल शिफ्ट में एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे. तो कितने से शिफ्ट हुआ, t सेकार साइन ऑफ i माइनस r. वहां पे सिंगल रे था, यहाँ पे 2 कॉन्वर्जेंट रे है नॉर्मल शिफ्ट में. तो दिस इज हाउ यू रिमेंबर. नॉर्मल शिफ्ट में यू हैव 2 convergent rays which were supposed to converge at point O and make an image, but because of the slab they are refracted 2 times and the image is formed at some other point O dash. तो ये O से O dash का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हो नॉर्मल शिफ्ट, and this normal shift is 1 minus 1 by mu into t. क्लियर यहां तक? गुड. तो लैटरल शिफ्ट में एक सिंगल रे होता है जो एमर्जेंट रे उस केस में इज पैरेलल टू इंसिडेंट डायरेक्शन, ओरिजिनल डायरेक्शन. और इन केस ऑफ नॉर्मल शिफ्ट देयर आर 2 converging rays which were supposed to form an image at point O or which were supposed to converge at point O, but because of this slab they are getting shifted, right? So this is what you will have. अब यहाँ तक clear. So if this is clear, we have to talk about real depth and apparent depth. Real depth and apparent depth. Well, you must have experienced this specifically if you go for swimming or something like that. उसमें हम खेलते खेलते हमारा बॉल नीचे चले गया, then we see पास में ही है, we try to pull it by hand, आ ही नहीं रहा है, right? फिर और थोड़ा अंदर गए फिर भी नहीं आ रहा है. It was because illusion, है ना? It is when observer is in rarer medium. You as an observer, you were standing in air looking at the object which was inside denser medium, which is water. तो ऐसे केसेस में ऑब्जेक्ट हमको पास में दिखता है, so the object appears closer than the real depth, right? तो real depth is real depth. Real depth मतलब actual कितना depth है, और then also you know apparent depth. तो apparent depth मतलब as it appears. और हम अभी recently Doppler effect की बात ही कर रहे थे for both classes 11th and 12th. तो उसमें एक वर्ड आया था apparent frequency, as it appears. It is not real, but as it appears, right? Similarly, apparent weight. Apparent weight is the weight which is normal reaction. तो जब आप मशीन पे खड़े हो जाते हो and what you measure is normal reaction, but it may not be your real weight. हो सकता है उससे ज्यादा हो सकता है उससे कम भी हो. It depends on if you are standing on that weighing machine and the weighing machine is stationary, or if the weighing machine is moving with constant speed, constant मतलब zero acceleration, तो भी आपका apparent weight और real weight is same. But if you are standing on a weighing machine और वो machine खुद ही accelerate हो रहा है either up or down, तो it will give you wrong मतलब illusionary values which are not correct really. So you may measure your weight more
और you may measure your weight less depending on the direction of motion. तो उसमें भी हम ये वर्ड यूज करते थे apparent. Apparent मतलब as it appears. तो यहाँ पे भी वैसा ही है, real depth और apparent depth. मतलब बेसिकली real depth is the actual depth and apparent depth is the depth as it appears to an observer. अब ऑब्जर्वर को अपीयर होगा तो दो केसेस है, या तो ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में होगा या तो ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में होगा. तो हम दोनों केसेस की बात करेंगे. विल टॉक अबाउट ऑब्जर्वर बीइंग इन रेयर मीडियम एंड देन यू हैव object being in denser medium, right? Or the other way around, you may have other way around. So you may have object in rarer medium and you may have observer in the denser medium. दोनों ही एग्जाम्पल बता देता हूं. अभी तो एक बताया स्विमिंग पूल का. You are playing with some object, maybe a ball or a disc. You throw it and it falls into water inside the pool. और डिपेंड करेगा, फिर आप बोलोगे कि मैंने वो एयर का बॉल लिया था, प्लास्टिक का बॉल लिया था, वो अंदर जाता ही नहीं. फिर आप बोलोगे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है थोड़ा ही अंदर जाता है. फिर लॉ ऑफ फ्लोटेशन अप्लाई करो, find out how much of the volume of the object is inside water and how much is outside, then find out what is by Archimedes principle of thrust, right? Otherwise you take a solid object, throw it, it directly goes inside because density of the object is greater than density of water. Anyways, other way around, you are inside swimming pool and you're looking at some object which is above, flying by. जैसे maybe there is aeroplane, bird, something like that. Someone is parasailing, paragliding. You see some object in rarer medium. तो दोनों cases है one by one. पहला केस में ऑब्जर्वर कहाँ है? रेयर मीडियम में. तो ऑब्जर्वर इज समवेयर ओवर हियर. ओके, दिस इज ऑब्जर्वर. देन यू हैव एन ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट, लेट अस टेक एन ऑब्जेक्ट, सम स्मॉल लिटिल ऑब्जेक्ट ओवर हियर. ओके, मे बी अ कॉइन. ये आपका हो गया रियल डेप्थ. इसको मैं बोलूंगा आर डी. और ये जो ऑब्जेक्ट है, इट मे अपीयर लिटिल क्लोजर, राइट? तो दिस इज एपरेंट डेप्थ. अब रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं शिफ्ट, डिनोटेड बाय डी और एस. शिफ्ट, बाय हाउ मच डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी शिफ्टेड. गुड. तो इतना आपको पता होना चाहिए, प्रिलिमिनरी आपको ये आइडिया पता होना चाहिए. तो नाउ व्हाट यू कैन डू इज, ऑफ कोर्स यू सी शिफ्ट. व्हाट इज शिफ्ट? डी. अब देखो ऐसा है, रियल डेप्थ इज शिफ्ट प्लस एपरेंट डेप्थ, है ना? ये डिस्टेंस एपरेंट डेप्थ प्लस रियल डेप्थ. तो यू विल हैव रियल डेप्थ आर डी इक्वल टू एपरेंट डेप्थ प्लस शिफ्ट. तो हमको देखना है कितना शिफ्ट हुआ. तो रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, राइट? गुड. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि रियल डेप्थ मैं एक बार मेजर भी कर लूंगा. कैसे मेजर करूंगा? एक बड़ा सा स्केल लेके आऊंगा, उसको नीचे भेजते जाऊंगा. जब नीचे टच हो जाएगा, अभी और नीचे नहीं जा रहा है, मतलब दिस इज रियल डेप्थ, राइट? एपरेंट डेप्थ तो अपीयर ही होता है. तो कैसे मेजर करोगे? यू कैन नॉट मेजर बिकॉज इट इज समथिंग वर्चुअल विच डज नॉट एग्जिस्ट. तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो यू शुड नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, क्योंकि रेयर तो एयर है, उसका तो 1 है. It is always real depth upon apparent depth, right? तो यहां से आपको मिल गया apparent depth equal to real depth upon refractive index. As I told you, real depth आप measure कर सकते हो, और refractive index तो मटेरियल का पता ही होगा ना. वाटर होगा तो कितना? 1.33, 4/3 होता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो यू पुट इट ओवर हियर. तो आपको शिफ्ट फाइंड करना था, तो आप शिफ्ट इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, बट एपरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ बाय म्यू. तो ये रियल डेप्थ को निकाल लो कॉमन. तो रियल डेप्थ दिस इज 1 - 1 बाय म्यू.
This is what you will get. This is the formula that is required. Good. अब हम वापस से आएंगे इस साइड. अब थोड़ा सा उल्टा भी देख लेते हैं. Other way around, if the object is in rarer medium and the observer is in denser medium, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर है मतलब इट इज इन रेयर मीडियम. तो लेट अस से समथिंग लाइक दिस. तो इस केस में उल्टा होता है मतलब ऑब्जेक्ट अपीयर्स फर्दर अवे. तो दिस इज रियल हाइट, बट टू एन ऑब्जर्वर हु इज इन डेंसर मीडियम इट अपीयर्स टू बी अवे. तो दिस इज apparent height और ये हो गया शिफ्ट D. तो यहां पे आप लिखोगे apparent height इक्वल टू शिफ्ट प्लस रियल हाइट. तो यहां पे आप लिखोगे शिफ्ट इक्वल टू apparent height माइनस रियल हाइट. राइट. अगेन द सेम केस, रियल हाइट इज मेजरेबल. कैसे? कोई दोस्त बाहर खड़ा होगा, वो बता देगा हाँ इतना दूर है. Right? And you say नहीं, I see it at 100 kilometers and you are telling me no, it is only at 30 kilometers. Right? क्योंकि जो अंदर है ऑब्जर्वर, उसके लिए तो वो ऑब्जेक्ट दूर दिखेगा. राइट. और जो सर वाटर के बाहर है उसको वो पास में दिखेगा. तो अगेन द सेम थिंग कि apparent height is something which you cannot measure. If you cannot measure, so you have to write it in terms of what you can measure. And what you can measure or what do you know is refractive index and रियल हाइट. सिर्फ यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे केस उल्टा बन जाएगा. यहाँ पे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा था रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. यहाँ आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज एपरेंट अपॉन रियल, एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट. तो यहाँ से आपको मिलेगा एपरेंट हाइट इक्वल टू म्यू इनटू रियल हाइट. तो दिस इज व्हाट यू विल गेट. तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वापस से वही लिख दिया, इफ यू राइट दिस अगेन द सेम थिंग, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इक्वल टू म्यू, तो गए आंसर गलत. तो इन दिस केस, विच केस? ऑब्जर्वर. कहां पे ऑब्जर्वर? इन डेंसर मीडियम एंड ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका फाइंड कर रहे हो? मीडियम का. बाहर तो एयर है, तो उल्टा होगा. यहाँ पे होगा एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट. गुड. तो apparent height upon real height. Apparent height is mu times of real height. So shift is mu times of real height minus real height. So in this case, you will get shift as real height into mu minus 1. और how do you know it is correct? Because you know mu की value 1 से छोटी तो हो ही नहीं सकती. 1 is for air और vacuum. Water के लिए 1.33. तो शिफ्ट शुड बी पॉजिटिव. यस, पॉजिटिव. गुड. और ऐसा ही आप ग्लास के केस में भी करते हो. व्हेन यू टेक अ ग्लास स्लैब एंड लुक थ्रू ग्लास स्लैब, यू नॉर्मली सी कि ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा सा दूर दिखता है. गुड. इज दिस क्लियर? अगर यहां तक क्लियर है तो विल टेक सम स्पेसिफिक केसेस. फॉर एग्जाम्पल आई विल मेक इट लिटिल स्पेसिफिक. ऐसा करते हैं फॉर द केस ऑफ वाटर. पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ है? डेंसर मीडियम में. ऑब्जर्वर कहाँ है? रेयर मीडियम में. तो इफ द डेंसर मीडियम इज वाटर, नॉर्मली ये होता है रियल लाइफ में, समथिंग फॉल्स इनटू वाटर, राइट, एंड यू वांट टू नो कितना नीचे है, कितना डेप्थ है, दिखता तो कुछ और ही है. तो एनीवेज, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? 4/3, 1.33. ओके. तो शिफ्ट इज रियल डेप्थ 1 minus 4/3. 4/3 मतलब 3/4. 1 minus 3/4 is 1/4. तो रियल डेप्थ बाय 4. दिस इज द शिफ्ट. तो अगर इन केस आपके पास देयर इज अ स्विमिंग पूल, लेट अस से, एंड मान लो कि स्विमिंग पूल का डेप्थ है फॉर एग्जांपल 20 feet, ओके, एंड समथिंग फॉल्स इनसाइड, व्हाट यू विल सी is that the object will appear shifted by
20/4, 5 feet shift, मतलब it will appear at 15 feet क्योंकि shift is 5, तो it will appear at 15 feet, right? ऐसा करना मत, नहीं तो फिर बोलोगे मेरा हाइट 6 फीट है, टोटल डेप्थ आई मीन इफ इट इज 10, अगर रियल डेप्थ 10 है, ऑब्जेक्ट गिर गया, आपको दिखेगा कहाँ पे? 7.5, राइट? करेक्ट। अगर रियल डेप्थ 8 है, if the depth of the swimming pool is 8 feet, it will appear the object is at 6 feet. Good. फिर बोलोगे ठीक है 6 फीट तो मेरा हाइट भी, आई जस्ट मैनेज। गए तब समझा कि अरे 2 फीट और ऊपर पानी, ये someone is teasing, someone has put more water, and not someone has put more water, you don't know physics anyways. So if the denser medium is glass and not water, so if the denser medium is, now let us take glass. So you know what is refractive index of glass? 3/2, 1.5. Good. So it is 3/2. तो ये बन जाएगा 2/3. 1/1 3/2 is 2/3. तो ये 1/3, तो ये by 3. तो this real depth by 3. So shift is real depth upon 3 basically. 1/3. मतलब the object will appear at 2/3. Shift 1/3 है तो object will appear at 2/3. Good. Then यहाँ पे ध्यान दो, here we are doing something here. Okay. Then the same cases will go for part 2. Part 2 मतलब here. If the denser medium is water, more or less things are same. More or less. सिर्फ यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में है और ऑब्जर्वर जो है वो डेंसर मीडियम में है। तो ये आएगा रियल हाइट म्यू -1, 4/3 -1. हाउ मच इज दिस? 1/3. तो इट इज रियल हाइट बाय 3, राइट? और यहाँ पे आएगा रियल हाइट, और ये 3/2 -1. व्हाट इज 3/2 -1? 1/2. So it is real height by 2. This is the amount of shift that you will obtain. Clear? Now let us take a case of beaker with n number of immiscible liquids. Immiscible मतलब जो मिक्स नहीं होते. For example, oil, फिर दूसरा ऑयल, फिर तीसरा ऑयल, फिर चौथा ऑयल, सबका डेंसिटी अलग अलग. सबसे ज्यादा डेंस जो है वो सबसे नीचे होगा, फिर लेस डेंसिटी होगा, फिर लेस डेंसिटी होगा, फिर लेस डेंसिटी होगा, उसके ऊपर वाटर होगा. तो ऐसे 5-6 अलग अलग टाइप के लिक्विड्स आपने डाल दिए. सो इफ अ बीकर कंटेन्स इमिसिबल n नंबर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, इफ अ बीकर contains n number of, I am not saying how many number, I don't know, maybe 2, 3, 5, 10, I don't know. If a beaker contains n number of immiscible मतलब which cannot be mixed, immiscible liquids. और please do not tell me कि spelling right है कि wrong है, I don't care. What I care is about the concept. तो आप चेक कर लेना spelling सही है गलत है जो भी है. Okay, immiscible liquids. तो because my job is to teach you physics and not English. Good. So if you start telling me कि also teach English, तो I'll say okay, next year maybe. Good. तो अब ऐसा है कि हमारे पास we have a beaker, और इस बीकर में हमारे पास n नंबर ऑफ लिक्विड्स हैं. गुड. तो ये पहला लिक्विड. अब जैसे जैसे लिक्विड है तो वैसे वैसे डेप्थ बता देते हैं. लेट अस टेक कि इसका जो रियल डेप्थ है, रियल, इट इज d1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1. इसके ऊपर और एक लिक्विड है, यू हैव वन मोर लिक्विड ऑन टॉप ऑफ इट. सो देन मे बी इसका डेप्थ सेम नहीं भी होगा, तो डेप्थ इज d2 and refractive index is, let us say, μ2, and you have, let's take another liquid, then the depth is d3 and refractive index μ3, और होगा एक दो, whatever it is, I'll just show 3 of them. This is a very interesting case क्योंकि अब ऐसा है कि अगर आपके पास in case you have, लेट अस से एक कॉइन इसके अंदर गिर गई,
तो अब ऐसा है कि पहला लिक्विड शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा, जैसे पिछला केस देखा, क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ है, रेयर मीडियम में, ऑब्जेक्ट कहाँ है, डेंसर में। तो पहला लिक्विड शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा, फिर दूसरा लिक्विड वापस शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा, फिर तीसरा लिक्विड वापस एक बार शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा, चौथा होगा तो वो भी शिफ्ट प्रोड्यूस करेगा। तो टोटल शिफ्ट आपको फाइंड करना है, या फिर आपको देखना है व्हाट इज एपरेंट रिजल्टेंट एपरेंट डेप्थ, राइट। सिर्फ कॉइन का केस नहीं है, मान लो कुछ नहीं है, कॉइन भी नहीं है, बट जो बेस है बीकर का बेस, it itself will appear shifted, right? So first of all you have to use some basic formulas here. Number one, because the object is in denser medium and the observer is in rarer medium, तो ये याद रखना, refractive index will be real depth upon apparent depth, मतलब apparent depth will be real depth upon refractive index. Number two, what is real depth? It is d1 plus d2 plus d3 plus d4 and so on so forth. क्योंकि पहले का डेप्थ कितना d1, दूसरे का कितना d2, तीसरे का कितना d3, तो टोटल रियल डेप्थ कितना है वो पता होना चाहिए। टोटल रियल डेप्थ इज d1 प्लस d2 प्लस d3, जितने लिक्विड होंगे उतने, राइट। अब इंडिविजुअली हम देखेंगे कि हर एक लिक्विड ने कितना, फॉर ईच लिक्विड व्हाट इज एपरेंट डेप्थ फॉर ईच लिक्विड वन बाय वन, because if you see apparent depth produced by first liquid will be real depth of first liquid upon refractive index of first liquid, but real depth of first liquid was d1, so d1 by mu1. Similarly apparent depth of second liquid will be d2 by mu2, apparent depth of third liquid will be d3 by mu3, so on so forth. तो ऐसा चलते जाएगा, राइट। हमें क्या चाहिए, टोटल एपरेंट डेप्थ, टोटल मतलब टोटल, राइट। सो टोटल एपरेंट डेप्थ कैसे फाइंड करोगे, सिंपल है। तो टोटल एपरेंट डेप्थ विल बी एपरेंट डेप्थ प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट प्लस एपरेंट डेप्थ प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड प्लस एपरेंट डेप्थ प्रोड्यूस्ड बाय थर्ड, सो ऑन सो फोर्थ। क्योंकि हर एक लिक्विड एपरेंट डेप्थ प्रोड्यूस कर रहा है, तो टोटल एपरेंट डेप्थ विल बी एडिशन ऑफ ऑल दिस। तो सिंपल 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 what you will have is this is equal to what was for first, oh okay, d1 by mu1 plus d2 by mu2 plus d3 by mu3, जितने लिक्विड होंगे ऐड करते जाओ, दिस इज टोटल एपरेंट डेप्थ। यहां तक क्लियर। so this is रिजल्टेंट या फिर टोटल एपरेंट डेप्थ। अब क्वेश्चन ये आता है कि इमेजिन कि ये जो तीन लिक्विड है ये इमिसिबल लिक्विड है, लेकिन अगर मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि तीनों लिक्विड को कंबाइन करके एक सिंगल लिक्विड वहां पे रख दिया, इमेजिन वो जो सिंगल लिक्विड रखा है वो भी इतना ही एपरेंट डेप्थ प्रोड्यूस करता है। तो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर सेइंग कि ये तीनों की जगह पे ऐसा कोई लिक्विड होगा जो सेम एपरेंट डेप्थ प्रोड्यूस करेगा, तो उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, मतलब यू आर आस्किंग व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 4 5 लिक्विड्स दैट यू हैव। तो मैंने इसलिए बताया दो ही चीजें लगने वाली है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना तो क्या चाहिए, रियल डेप्थ एंड टोटल एपरेंट डेप्थ। डू यू नो व्हाट इज रियल डेप्थ, d1 plus d2 plus d3। Do you know what is apparent depth, d1 by mu1 plus d2 by mu2 plus d3 by mu3। so refractive index of combination will be total, मतलब actual depth जो है real depth upon total apparent depth, this is d1 plus d2 plus d3 so on so forth upon what, upon this, so upon this, this is what you will get, correct। अब अगर आपके पास सिर्फ दो लिक्विड हो, फॉर टू लिक्विड्स, फॉर टू इमिसिबल लिक्विड्स, for two immiscible liquids you will have refractive index of the combination mu c, this is d1 plus d2 upon mu1 by mu1, sorry, d1 by mu1, d1 by mu1 plus d2 by mu2। if let us say d1 equal to d2, मान लो कि दोनों लिक्विड का डेप्थ सेम है एंड mu1 इक्वल टू, नहीं अभी सेम ही लिक्विड हो गया फिर,
म्यू1 इक्वल टू म्यू2, वाटर के ऊपर वाटर, गुड। तो वो केस नहीं होगा, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू इफ d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉम्बिनेशन इज d प्लस d, 2d। इसमें से तो d कॉमन ही आ जाएगा, फिर d कॉमन आ गया, ये बचेगा 1 बाय म्यू1 प्लस 1 बाय म्यू2, कैंसिल एंड कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे आएगा म्यू1 प्लस म्यू2, ऊपर जाएगा म्यू1 इंटू म्यू2। अरे रेजिस्टेंस कितनी बार देखा हमने, 1 बाय r1 प्लस 1 बाय r2, r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2, और वो डिनोमिनेटर में था, वो पूरा सॉल्व करने के बाद दिस इज व्हाट यू गेट। और अगर इफ यू डोंट ट्रस्ट, लुक लेफ्ट हैंड साइड पे म्यू, तो राइट हैंड साइड पे एक ही म्यू, म्यू इंटू म्यू, म्यू स्क्वायर, नीचे म्यू प्लस म्यू, म्यू एक एक गया, राइट। तो म्यू और म्यू, ऐसा नहीं हो सकता ना म्यू और यहाँ पे म्यू स्क्वायर, नहीं, दिस इज करेक्ट। तो अगर आपके पास दो लिक्विड्स है, इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बट ऑफ द सेम डेप्थ, सेम रियल डेप्थ, सेम एपरेंट डेप्थ नहीं, सेम रियल डेप्थ, तो कॉम्बिनेशन दो लिक्विड्स के कॉम्बिनेशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी 2 म्यू1 म्यू2 अपॉन म्यू1 प्लस म्यू2। सो दैट्स इट फॉर टुडे।